दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। दिल्ली के आईटीओ इलाके में पीडब्ल्यूडी ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। जेसीबी की मदद से सड़क पर बने एक मंदिर और मस्जिद को भी रास्ते से हटा दिया गया। रामनगरी अयोध्या में भी आज प्रशासन का बुलडोजर चला। अयोध्या के कैंट इलाके में बने अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। इमारत के जिस हिस्से तक बुलडोजर नहीं पहुंच सका वहां हथौड़े की मदद ली गई। यूपी के गोरखपुर में लोग जल्द ही लग्जरी क्रूज का मजा ले सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक क्रूज शिप बनाने का काम तेजी से जारी है और अप्रैल के अंत तक ये तैयार हो जाएगा। कोलकाता में ट्राम सेवा के 150 साल पूरे होने पर ट्राम फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में कई पुराने ट्राम इंजन्स की प्रदर्शनी की गई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन युद्ध खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से भारत पर भरोसा जताया और कहा है कि इस युद्ध को भारत की कोशिश से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि भारत के रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत ही ऐसा देश है जो इस युद्ध पर विराम लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि भारत के रूस के साथ लंबे और मजबूत संबंध रहे हैं और ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि भारत इतनी जल्दी रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म करेगा। रूस के साथ संबंध खत्म नहीं करेगा भारत। उम्मीद है यूक्रेन विवाद खत्म करने के लिए भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, अमेरिका ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में एक बड़ा खुलासा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के संभावित परमाणु हमले को रोकने के लिए उसने भारत और चीन की मदद ली थी। यह खुलासा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका के एक न्यूज मैगजीन दी अटलांटिक को दिए इंटरव्यू में किया। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने रूस पर भारत और चीन के प्रभाव का इस्तेमाल कर पुतिन को परमाणु हथियारों के किसी भी तरह के उपयोग से रोका था। But we urged, and I think successfully, other countries that might have a little bit more influence in Russia these days, like China, but also other countries like India, to engage him directly about their absolute opposition to any use of nuclear weapons. इस बीच बड़ी खबर तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी दी है। ज़ेलेंस्की ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है कि शी जिनपिंग उनसे मुलाकात की योजना बना रहे हैं। इससे पहले खबर थी कि जिनपिंग पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। इस बीच चीन ने युद्ध विराम की अपील करते हुए 12 पॉइंट का प्रस्ताव पेश किया है। चीन ने कहा है कि जंग से किसी को फायदा नहीं होता। 一切有利于和平解决危机的努力都应当得到鼓励和支持。中方愿在关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件基础上。 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो चीन के शांति योजना के कुछ हिस्सों को मानने के लिए तैयार है। Невже треба обов'язково війна і втрати, війна і катування, війна і гвалтування? Невже це повинно прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже оцінили наслідки цієї кривавої війни і думки? यूक्रेन पर हमले के 1 साल के बाद रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया, क्योंकि FATF की दलील है कि यूक्रेन पर रूस का हमला उनके मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सिंगापुर के टी राजा कुमार की अध्यक्षता में पेरिस में FATF की दूसरी पूर्ण बैठक के बाद जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। FATF के मुताबिक रूस ने बिना उकसावे के अवैध कार्रवाई की है। FATF ने यूक्रेन के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति जताते हुए और रूस के हमले की निंदा करते हुए उसे FATF से फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब FATF ने किसी देश की सदस्यता निलंबित की हो। इस बीच यूक्रेन ने FATF के फैसले का स्वागत किया है। यूक्रेन ने FATF से कई बार अपील की थी कि रूस को संगठन से बाहर निकाला जाए। यूक्रेन का कहना है कि सदस्यता निलंबित करना ही काफी नहीं है, रूस को ब्लैकलिस्ट में डाला जाना चाहिए। वहीं FATF के फैसले से रूस भड़क गया है। रूस ने कहा कि यह खतरनाक कदम है। ये फैसला मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को खत्म कर देगा। तो अब सवाल उठता है कि FATF की सदस्यता निलंबित करने से रूस पर असर क्या पड़ेगा। ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि FATF होता क्या है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत समेत 39 देश शामिल हैं। ये संगठन दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजर रखता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग सहित गैर कानूनी फंड के इस्तेमाल पर नजर रखना भी FATF का काम है। दोषी पाए जाने पर किसी भी देश को ये ग्रे या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब होता है पहली चेतावनी। अगर वो देश कार्रवाई नहीं करता, उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट होने पर दुनिया भर से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाती है।
ब्लैकलिस्ट होने के बाद आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसे संस्थान कर्ज नहीं देते हैं, तो अब सवाल उठता है कि रूस को FATF की सदस्यता निलंबित करने से उसका नुकसान क्या होगा। इस फैसले के बावजूद रूस FATF सदस्य तो बना रहेगा, लेकिन रूस FATF की बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। साथ ही रूस को FATF का कोई भी दस्तावेज नहीं मिलेगा। यह कदम रूस की प्रतिष्ठा पर सवाल और दबाव बनाने के लिए उठाया गया। इधर यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक और घातक हथियार मिल गया है। पोलैंड की ओर से युद्ध टैंक लेपर्ड 2 की पहली डिलीवरी यूक्रेन पहुंच गई, जिसका वीडियो जारी किया गया। इस मौके पर पोलैंड और यूक्रेन दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद थे। दोनों ने टैंक का जायजा लिया। पहले बैच में 4 लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचे हैं। Żołnierze przywieźliśmy z Polski pierwsze 4 leopardy po to, żebyście mogli jak najszybciej wygonić rosyjskiego agresora. पोलैंड का कहना है कि 5 हफ्ते में यूक्रेनी सैनिकों को लेपर्ड टैंक ऑपरेट करना सिखा देंगे। हालांकि जर्मनी ने यूक्रेन को भारी और घातक हथियार भेजने का विरोध किया था। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से एक झटका भी लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका से उनका ताकतवर फाइटर जेट F-16 की मांग कर रहे हैं, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका के टीवी चैनल OBC को दिए गए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी सेना तय करती है कि यूक्रेन को कौन से हथियार भेजे जाएं। We're sending him what our seasoned military thinks he needs now. He needs tanks, he needs artillery, he needs air defense, including another HIMARS. There's things he needs now. यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी की मारक मिसाइलों की भी मांग की है, जिसे अमेरिका ने अब तक नहीं माना है। शुक्रवार को अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन मदद का भी ऐलान किया। इस बीच यूक्रेन युद्ध की गूंज भारत में भी सुनाई दी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भारत पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा भी की। इसीलिए शोल्स के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। जर्मनी पहले भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की सैन्य मदद का ऐलान कर चुका है। that Germany is the biggest supplier also of weapons to Ukraine in continental Europe. उम्मीद जताई जा रही है कि शोल्स भारत से बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने शुरुआत में ही अपना रुख साफ कर दिया और कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है और इस मुद्दे को सुलझाने में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। युद्ध पर भारत ने अपना रुख जरूर साफ किया है, लेकिन सितंबर में होने वाली G20 देशों की बैठक में भी ये मुद्दा जरूर उठेगा और ओलाफ शोल्स बैठक में शामिल होने के लिए फिर भारत का दौरा करेंगे। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद जर्मन चांसलर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। औपचारिक स्वागत समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए ओलाफ शोल्स ने कहा कि भारत और जर्मनी की दोस्ती और मजबूत हो रही है। We have already very good relations between India and Germany, and I hope that we will strengthen this very good relation and that we will discuss intensely about all the topics relevant for the development of our countries, but also the peace in the world, which is important. राष्ट्रपति भवन के बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्स के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए इशारों में पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है।